ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 30वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 24 अप्रैल 1984। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं। भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। जो अप्राप्त आत्माएं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो आत्माएं अभी भटक रही हैं। भटकने का क्या मतलब होगा? भटकने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के बिना इधर उधर भटकती हुई आत्माएं ढूंढ रही हैं अपनी शांति को, प्रेम को, आनंद को, जो उनको नहीं मिला उसके लिए दुनिया में भटक रही। कईयों को पैसे की प्यास है, कईयों को नाम मान शान की इच्छा है, कईयों को कुछ, कईयों को कुछ, कईयों को कुछ। हर एक की जो भी इच्छा है, अच्छी या बुरी, वो उनके पीछे भटक रहे। कितनी भी अविनाशी सर्व प्राप्तियां हो, विनाशी कितनी भी प्राप्तियां हो उनके पास, संसाधन अरबों करोड़ों रुपया, जो भी दुनिया की विनाशी चीजें हैं, वो सारी उनके पास है, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते। अल्पकाल के राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिना कोड़ी के बादशाह। और आप बच्चे कैसे हो?
दुनिया वालों को प्राप्ति नहीं है, परंतु आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को आप प्राप्त कोई वस्तु, आपको ये लगता है कि हमें पाना था सो पा लिया। सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिना कोई बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह हो। माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। ये तीन चीजें मुझे कौन बताएगा, पता नहीं, तीन तीन बातें एक साथ बता देते हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। ये तीन चीजें क्या है? अलग अलग है क्या ये एक है? माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी, ये तीन बातें क्या है? माया जीत क्या होता है? हाँ जी। माया जीत अपने गुणों को पुनः स्मृति में लाना। माया जीत माना अपने गुणों को फिर से संपन्न करना। हाँ जी। अच्छा, प्रकृति जीत मतलब अपने प्रकृति जीता, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में लाना। कर्म इंद्रियां तो अलग हो जाते हैं ना। मन बुद्धि संस्कार पे जीत पाना, अपने कंट्रोल में अपने। प्रकृति जीत माना पांचों तत्व जिससे बना हुआ ये पूरा शरीर, पांचों तत्व से बना हुआ ये शरीर और पांचों तत्व जो इस शरीर से बाहर हैं, उनके प्रभाव से मुक्त। ये शरीर और बाहर से कहीं बाढ़ है, भूकंप है, बारिश है, या सूखा है, या खाने को मिला है, खाने को नहीं मिला है, ये जो पांचों तत्व, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इस पांचों तत्व जीत, पांचों तत्वों पर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ये मेरे को खुशी भी नहीं दे, मेरे को गम भी नहीं दे। माया जीत में तो गुण हो गए, शक्तियां हो गई, जो मेरे अंदर कम हुई, मैंने उससे अपने आप को संपन्न बनाया। प्रकृति जीत मतलब प्रकृति के पांचों तत्व मेरे को मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, अधिक मिले तो ठीक, कम मिले तो ठीक, मेरे को इसका कोई प्रभाव नहीं। प्रकृति मेरे दुख और खुशी का कारण नहीं। स्वराज्य अधिकारी माना मन, बुद्धि और संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाने वाला। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय
अविनाशी संपत्तिवान हो। रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा, सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुणों के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है? कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा, वो भी आपके आगे कोई मूल्यवान नहीं। लेकिन एक ज्ञान के रत्न के आगे, गुण के आगे, उस वह हीरे की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इन रत्नों के आगे वो पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो, 9 पदम कहो, व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं। छत्तीस प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है? आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो? अपने को साधारण तो नहीं समझते हो? सिर्फ सुनने वाले
या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, स्वमान वाले कोटों में कोई हैं। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया जाता, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम ये स्लोगन सदा याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते हैं। रास के लगन में मगन हो जाते हैं। सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना? इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो ना? विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान मधुबन के समीप के साथी दोनों जोन आए हैं। एक तरफ है गुजरात और दूसरी तरफ है राजस्थान। दोनों समीप है ना? सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। माउंट आबू बिल्कुल बॉर्डर पर है। इधर से 5-7 किलोमीटर के बाद गुजरात शुरू हो जाता है। राजस्थान में तो यह है ही। और जब पाकिस्तान से आए थे उस टाइम माउंट आबू गुजरात में होता था। ये राजस्थान अलग हुआ तो ये राजस्थान में आ गया। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है।
दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युगी के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए हैं? राजस्थान के राजे गाए हुए हैं। तो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं। तो राजस्थान वालों को राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए। तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकालते हैं तो कितने राजाओं की सवारी कम से कम जहां सेवा केंद्र है वहां का एक एक राजा आवे तो कितने राजे हो जाएंगे? 25 स्थानों के 25 राजे आवें तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है। तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से पार निकलना पड़े। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से पार निकलना पड़े। जब मक्खन निकाल विस्तार से निकलना पड़े मतलब क्या हुआ? कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से पार निकलना पड़े। कर्नाटक का विस्तार का क्या मतलब है? भाई मान लो वहां पर 10 शहर हैं, उन 10 शहरों में खुल गया है। अब उससे आगे बढ़ो। आप रुके तो नहीं रहो ना, उनके गांवों में जाओ, छोटे छोटे और गांवों में जाओ, रुको नहीं मतलब। जी भाई जी।
जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार में होता है। कभी मक्खन निकाला है आपने दही से दूध भिगो के रखने को, क्या खट्टा लगा के रखने के बाद? आजकल कोई नहीं निकालता। तो जब हम उसको मथना शुरू करते हैं, क्योंकि हम मथते थे हम, तो उसको मथते मथते पहले वो फैला फैला होता है, फिर धीरे धीरे वो मक्खन इकट्ठा होने लगता है। जब फैला होता है तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, परंतु जब वो इकट्ठा हो जाता है तो हम हाथ में लेकर कैसे उछालते थे तो वो इकट्ठा होता था, उसमें से भी जो लस्सी छाछ है वो छाछ बाहर निकलता था। अच्छी तरह से मक्खन को जब करते थे तो उसमें से छाछ भी बाहर निकलेगा, उसको टाइट करना होता है। तो जितना टाइट करते तो पानी बाहर निकल जाता है, लस्सी बाहर निकल जाती है, तो वो कम हो जाता है। पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है, फिर झाग बनती है। झाग बन के धीरे धीरे घी के जो कण हैं वो आपस में जुड़ना शुरू होते हैं, और फिर जुड़ते जुड़ते मथते मथते वो अच्छी तरह जब जुड़ जाते हैं, फिर उनको हाथ से टाइट करते हैं तो लस्सी बाहर निकल जाती है, तो सिर्फ मक्खन रह जाता है। उसमें से भी हम लस्सी को और निकालने के लिए पानी में डालते, पानी में डाल करके उसको पानी जो है ना थोड़ा सा भी गुनगुना करेंगे, तो फिर उसे ठंडा करेंगे तो उसमें से लस्सी बाहर निकल जाएगी। तो घी जब बनाते हैं तो उसमें कम जो है ना वो छाछ जो है ना बाहर होती है, क्योंकि पानी तो तुरंत अलग हो जाता है। तो एक बार उसको पानी में से निकाल देने से उसमें से छाछ का जो एक्स्ट्रा होता है बाहर निकल जाता है। फिर उससे मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है। अब एक तो है विस्तार करना ज्यादा 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 ज्यादा, अब उनमें से भी जो अच्छे अच्छे, जैसे उनको राजाएं कहे, ऐसे यहां पर वारिस क्वालिटी वाले बच्चों को निकालो। अब जो मक्खन निकालने का मतलब क्या है कि इनमें से जो वारिस क्वालिटी वाले बच्चे हैं, जो मतलब सेवा करने वाले बच्चे, दो प्रकार के होते हैं। जो सेवा करने में एक्सपर्ट होते हैं उनको माइक कहा जाता है, और जो वर्षा लेने वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छी तरह धारणा करने वाले बच्चे हैं, उनको निकाल कर लाओ। सार स्वरूप बनना और बनाना है, खुद भी सार स्वरूप बनना है और उनको भी बनाना है। अच्छा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम योगी, श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते 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 पार्टियों से। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया, ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है। सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी। राज्य सत्ता वाली पार्टी है तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है
सभी कर्म इंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहां नीचे ऊपर होती है। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं। कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ कभी पांव धोखा दे। ऐसे धोखा दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक हो, अगर राज्य सत्ता ठीक हो तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई हो। तो क्या होगा? पद्मों की कमाई। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं तो हर सेकंड में पद्मों की गवाही होती है। ये क्या समझ में आया आपका? ये पद्मों की कमाई और गवाही का क्या चक्कर है ये? अगर राज्य सत्ता ठीक है, कौन सी है राज्य सत्ता? भाई अपनी सूक्ष्म शक्तियों और कर्मेंद्रियां। जब हम अपने सूक्ष्म शक्तियों को बाबा की श्रीमत के अनुसार चला रहे हैं तो राज्य सत्ता ठीक है। तो हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, हर सेकंड सफल होगा, तो पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की कमाई, या तो कमाई होगी या घाटा होगा। हर सेकंड में या तो पद्मों की कमाई होगी, और पद्मों की कमाई नहीं हुई तो पद्मों का घाटा हुआ ना। जी भाई। ये पता नहीं कैसे कैसे जुल्म कर रहा है बाबा हमारे ऊपर। भाई क्या तो कमाई होगी क्या गवाही होगी? अब इतनी सख्त बातें तो नहीं करें। एक सेकंड, मतलब इतना सख्त के एक एक सेकंड भी हम हिसाब किताब रखें, बताओ। एक सेकंड तो ऐसे बीत जाता है, और जितने सेकंड ऐसे बीत गए वो कितना घाटा हो गया। हम कितनी देर, कितने सेकंड अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा रहे। ये तो कहता 24 घंटे रहो।
कैसे रहें बताओ? दोस्त हैं, परिवार है, उन सबके साथ निभाना तो पड़ता है ना। घाटा इतना सुना दिया, इतना सारा घाटा हो गया बताओ। हम थोड़ी देर तो बाबा की श्रीमत पर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, अब सारा दिन कैसे करें, 24 घंटे कैसे करें बताओ? इतने सख्त कानून बना रखे हैं। भाई जी, मन बुद्धि संस्कार और अपने शरीर की कर्मेंद्रियों बाबा की श्रीमत पर लगाने हैं 24 घंटा। वही मैं देख रहा हूं ना, यही तो कह रहा इसको हूं। ही कह रहा है बाबा। अब तो 24 घंटे कैसे बाबा की श्रीमत पर चले? भाई जी, अब फुर्सत तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, गैर भाई मतलब आए ये कार्मिक अकाउंट के कुछ ऐसे आ जाते हैं जो विघ्न डालते हैं। चलो देख लो, अपने मन को बैठकर समझाएं, ताकि जो जो भी टाइम हमारा वेस्ट जाता है वो वेस्ट ना जाए, ताकि पद्मों की कमाई खत्म ना। हाँ जी, व्यर्थ से बचना है, व्यर्थ से। व्यर्थ से भी बचना है, मतलब किसी चीज से भी बचना है, मतलब एक एक सेकंड बाबा की श्रीमत पर चलना, एक भी सेकंड बाबा की श्रीमत के बिना नहीं। प्राप्ति भी एक की पदम गुणा है, मतलब एक सेकंड की पदम गुणा प्राप्ति है, तो फिर एक सेकंड में गंवाते भी पदम गुणा है। घाटा तो कम होना चाहिए था ना, घाटा भी उतना। तो एक का पदम गुणा गंवाते हो, कितना जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है। सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो, आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया। कौन सा काम ठीक होता है आंखों का? देखना। क्या देखना? आंखें देखेंगे से क्या देखेंगे तो ठीक होगा? व्यर्थ ना देखना। सिर्फ आत्मा को देखना है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं देखना है। ना तो कोई सामान देखना है, ना शरीर को देखना। इनको देख भी लो तो इनका हमारे ऊपर कोई असर ना हो। कान, सिर्फ बाबा की बात सुननी है, बाकी सुन लो तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। सोचना है तो बाबा की बात सोचनी है, बाकी कुछ नहीं सोचना। बोलना है तो बाबा की बात बोलनी है, करना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार। सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, ये चेक करते हो या थक कर सो जाते हो? सोने से पहले ये चेक करते हो या गए और गए, थक कर सो जाते हो? वैसे कर्म करने से पहले ही
चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना ये नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझकर हर कर्म करते हो, पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? हमने पहले सोचा या 10 मिनट बाद में सोच लिया, पहले 10 मिनट बचा लिए तो बाद में सोच लेंगे, कोई फर्क पड़ता है? मान लो 10 मिनट सोचने में लगते हैं, पहले हमने 10 मिनट बचा लिए, काम कर लिया, फिर बाद में सोच लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? करने के बाद सोच के क्या फायदा भाई? सोचना है, पहले कर लो पीछे खा लो, दूध पी लो चीनी खा लो, क्या फर्क पड़ता है? फीका दूध पी के चीनी खा लो। समझ के कार्य करना चाहिए भाई जी, बाबा की कीमत में। बाद में सोच के क्या फायदा, वो तो कर दिया। इसलिए वो कहते थे सोच के करो, पहले सोचो फिर बोलो। तो दुनिया वाली भी ऐसे कहते हैं, बाबा भी ऐसे कह रहे हैं। चलो मान लो भाई बाबा की बात। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले? अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहे, ये है डंडा। पहले सोचे तो ज्ञानी, पीछे सोचे तो वो ज्ञानी नहीं है। करने के बाद सोचा तो वो ज्ञानी नहीं है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, और इस स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं? ये क्वेश्चन नहीं। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना? द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्कर लगाते रहे, गड़बड़शालाओं में जहां मूर्खतापूर्ण कार्य होते थे, गड़बड़ कार्य होते थे, उन शालाओं में चक्कर लगाते रहे। अब गड़बड़शाला से निकल आए हो, अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। ये ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। बंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। जब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है
तो परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो। वे तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। ये है स्पिरिचुअल जज। किससे बात कर रहे हैं बाबा? किससे बात कर रहे हैं? बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना। कौन है जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाला? क्योंकि बाबा की, परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो? कौन सा जज हो आप? वो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दुनिया में। आप कौन सा जज हो? स्पिरिचुअल जज। ये है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं। सिर्फ 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परम आत्मा। बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। अच्छा, ओम शांति। किसको समझ में आया स्पिरिचुअल जज बन के क्या करना है?
किसको समझ में आया है स्पिरिचुअल जज बन के क्या करना है? इसको जज बनकर जन्म जन्मांतर की कमाई को जमा करना। क्योंकि जब आप, बाबा ने पहली लाइन उनको बताई जो बेंगलोर के हाई कोर्ट के जस्टिस आए हैं कि यहां क्या अनुभव कर रहे हो। यहां पर दो अनुभव है, आत्मा और परम आत्मा। जब आप आत्मा और परमात्मा इन दोनों के अनुभवी हो गए तो आप क्या जजमेंट देंगे? आप स्पिरिचुअल जजमेंट देंगे। हमारा जो सारा संविधान है वो आत्मा और परमात्मा से बना है ना। जो जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया, परमात्मा को अनुभव कर लिया, तो क्या रह गया? उसके जो संस्कार हैं वो ऑटोमेटिक परमात्म डायरेक्शन पर बन जाएंगे ना। यही तो परमात्म संविधान है जो हमने परमात्मा की डायरेक्शन पर बनाया है। और फिर जब हमारे संस्कार अर्थात हमारा संविधान परमात्मा के अनुभव से बन जाता है, फिर हमारा जो निर्णय होगा वो सर्वांत सुखाय होगा। सबको सुख देने के लिए होगा। भाई जी, बाबा उसको ज्ञान में लाना चाहते होंगे। ज्ञान में तो है ही वो आत्मा बच्चा, का कल्याण। ज्ञान में तो है ही बच्चा, परंतु बाबा से मिलने आया है ना। ऐसे ऐसे नहीं मिलने आते। उनको पहले ज्ञान का कोर्स कराया जाता है। बाबा मिलन में आते हैं ना। यदि कोई पहली बार भी आ जाए तो भी उसे आत्मा और परमात्मा का परिचय अच्छी तरह दे दिया जाता है। कोशिश तो की जाती है कि प्रदर्शनी मोटी मोटी सारी समझा दी जाए, परंतु आत्मा और परमात्मा का परिचय उसे दे दिया जाए। यदि उसे आत्मा और परमात्मा का परिचय नहीं मिला तो वो परमात्मा को पहचानेगा ही नहीं और वो समझेगा भी नहीं कि परमात्मा ने मेरे साथ बात की। क्योंकि ये अव्यक्त बाप दादा से बात हो रही है तो वो समझेगा कि दादी ने मेरे साथ बात की। ठीक है, तो हमारा जजमेंट ऑटोमेटिक बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या अराटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।